A very big hello to all the students. हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका सीके सर चंदन कुमार गुप्ता। मैं फिजिक्स पढ़ाता हूं पोटेंशियल एंड कॉन्सेप्ट एजुकेशन में। I'm glad to know that you people have desire to become doctors. आज का ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो कि नीट या जेईई की तैयारी कर रहे हैं। हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आप यहाँ पे बैठे हो कुछ बात बताने के लिए जो आपको फॉलो करना है। अगर आप करोगे तो जरूर आपको इस साल रिजल्ट मिल जाएगा। Hello everyone, I am Yudhajit Sharma and today I'll be telling you about the strategies that you have to go about for organic chemistry for NEET and JEE. हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ दुर्गेश सिंह और आज मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स बताने जा रहा हूं जो कि आपके पूरे इंटायर द सेशन के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हेलो एवरीवन, मैं आपका सुधांशु सर एंड आई एम द फिजिक्स फैकल्टी इन पोटेंशियल एंड कॉन्सेप्ट एजुकेशन। आज मैं आप यहाँ पे बैठे हो कुछ बात बताने के लिए जो आपको फॉलो करना है। अगर आप करोगे तो जरूर आपको इस साल रिजल्ट मिल जाएगा। ओके, आप देखो नॉर्मली डूज एंड डोस में अगर डिवाइड कर दे दो ग्रुप में, तो डूज में नॉर्मली क्या होता है, आपको एब्सेंट नहीं होना है फर्स्ट चीज। अगर आप एब्सेंट हुए तो जितने भी लेक्चर्स है, आपको कोई टॉपिक सिंपल लग सकता है लेकिन बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिसमें आपने कुछ चीज़ सोचा नहीं। जब टीचर्स वो चीज़ आपको बोलते हैं तो धीरे धीरे आपका ऑब्जर्वेशन स्किल बनता रहता है और चीज़ों से कनेक्ट कर पाते हो। इससे ऑटोमेटिकली क्या होगा, आपका जो ब्रेन में जो मेमोरीज है वो रिटेन करेगा फॉर लॉन्गर टाइम। सेकेंडली, आपको अगर मेमोरी रिटेन करवाना है तो आपको ऑप्टिमिस्टिक बिहेवियर लेना पड़ेगा। ऑप्टिमिस्टिक बिहेवियर का मतलब है पॉजिटिव रहना पड़ेगा टुवर्ड्स योर फ्यूचर। आप अपने ऊपर फेथ करोगे और साथ ही साथ ये हमारे पूरे पीएनसी टीम के ऊपर आपको फेथ रखना होगा कि हमारा जो क्वेश्चन पेपर्स है या तो टीचर जो पढ़ाते हैं, जो जिसने बोला है वो सेम टू सेम आपको पढ़ना है। तो आपको कुछ चीज़ फॉलो करना है। सपोज आप घर में गए, जो भी डेली टास्क है, सपोज 3 सब्जेक्ट का क्लास होता है आपका, वो तीनों चीज़ आपको देख लेना है तो 1.5 आवर में वो कंप्लीट कर लोगे। आफ्टर दैट धीरे धीरे जैसे जैसे चैप्टर्स बढ़ते रहेंगे तो बैकलॉग होगा, वो आपको रिवीजन कर लेना है। ओके, तुरंत तो सपोज कभी हो सकता है कि आपने 2 सब्जेक्ट ही रिवीजन किया तो थोड़ा सा बैकलॉग का जो वो है प्रेशर है वो नेक्स्ट डे के लिए इंक्रीज हो सकता है। अगर आप ऐसे मिलाओ और फिर कुछ पीआई जो भी आपके जो क्वेश्चंस है, जो एमसीक्यूज है, उसको आप नॉर्मली करोगे बैठ के फॉर सम आवर्स, तो अगर मिला के तुम देखो ऑलमोस्ट अगर 3.5 आवर हम डेली टास्क में भी डाल रहे हैं तो इधर मेरा 2.5 आवर बच जा रहा है। तो वो मिला के मेरा डेली का जो है बैकलॉग भी हो रहा है। बैकलॉग मतलब क्या, जो चैप्टर्स ऑलरेडी पढ़ा चुके हो, रिवीजन तुम कर चुके हो, बीच बीच में वो भी रिवाइज करते रहना है और जो क्वेश्चंस है वो करना है। क्वेश्चंस करने से ही तुम्हें समझ में आएगा कि कहाँ पे तुम गलत हो और किस जगह पे तुम्हारा कंसेप्चुअल एरर हो रहा है और किस जगह पे तुम्हारा मेमोरी बेस्ड एरर हो रहा है। तो इन दैट बेसिस तुम क्लियर रहोगे अपने फ्यूचर एग्जाम के लिए। ओके, सेकेंडली, मैं हमेशा एक चीज बोलती हूँ, जब भी मैं क्लास में पूछती हूँ कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो में आपको किस सब्जेक्ट में ज्यादा याद करना होता है, तो ज्यादातर का आंसर बायो रहता है। बट ऐसा कुछ भी नहीं है, तीनों सब्जेक्ट आपको याद रखना है क्योंकि देखो मेमोरी पहले होता है। जब चीज हम नया सीखते हैं उस चैप्टर के ऊपर जो वर्ड्स होते हैं, उस वर्ड्स के बाद जो वोकैबुलरी है वो इंक्रीज होता है। धीरे धीरे हम वर्ड्स की तरफ कनेक्ट होते हैं। जब हम याद रखते हैं कहीं ना कहीं ब्रेन में हम चीज़ों को सोचना शुरू कर देते हैं, उससे लॉजिकल थिंकिंग ग्रो होता है। किसी किसी जगह पे, जैसे मेरा एनिमल किंगडम है, वहाँ पे एग्जाम्पल सीखना है, वो टोटली मेमोरी बेस्ड है। लेकिन अगर आप एनिमल से कनेक्ट ही नहीं कर पाओगे तो कंसेप्चुअल चीज़ सीखने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकता है। फिजियोलॉजी में भी कुछ ऐसे टर्म्स होते हैं जो क्लियर नहीं है तो आप कंसेप्चुअल चीज़ों से जुड़ नहीं पाओगे। तो पहले आता है मेमोरी, उसके बाद लॉजिकल थिंकिंग एंड इज अप्लाइड फॉर ऑल सब्जेक्ट्स स्टार्टिंग फ्रॉम बॉटनी, जूलॉजी, इट मे बी ऑफ फिजिक्स और केमिस्ट्री। इसीलिए आपको हमेशा चीज़ों को याद करना है और लॉन्ग टर्म प्रोसेस के लिए नॉर्मली कुछ तरीके हैं। जैसे अगर बहुत ज़्यादा मगअप करना है किसी एक चीज़ को, मान लो कि कुछ नाम फॉर्मूला ऐसा कुछ है, तो नॉर्मली आप ऐसे कर सकते हो कि आपने 10 मिनट्स डेली 5 डेज तक कंटिन्यू देखा, फिर गैप दे दिया 2 to 3 डेज, फिर देखा 5 डेज के लिए, तो ऑटोमेटिकली जब वो 10 डेज का कंटिन्यूस 10 to 15 डेज ऐसे 10 डेज का 10 मिनट्स आप देख लेते हो तो वो आपके ब्रेन में बहुत अच्छे से रिटेन कर लेता है, एक प्रोटीन लाइन बन जाता है जो बहुत देर तक फ्यूचर में या लॉन्गर ड्यूरेशन तक तुम्हें हेल्प करेगा और बाद में एग्जाम से पहले कोई एंग्जाइटी नहीं होगा। ओके, बहुत सारे बच्चों को एंग्जाइटी होता है बहुत से चैप्टर्स को कैसे सीखे, इसीलिए आपका एक एक दिन इंपॉर्टेंट है और आप बहुत सीरियसली उस चीज़ को करोगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपको अगर डोंट्स में देखा जाए कि ओवर थिंकिंग नहीं करना है। कम मार्क्स मिला कम मार्क्स, कभी कम मार्क्स मिल भी सकता है, उसके ऊपर आप
आप किसी से बात करके कुछ करके सोल्यूशन निकाल सकते हो अगर टीचर से बात किए, लेकिन बेटर है तुम अपना लूप होल्स निकालो, अपना फॉल्ट निकालो, कहाँ कहाँ पे गलती हुआ उसे लिखो, उसको देखो, देख के फिर उसको दोबारा मत करो, क्योंकि बार बार मिस्टेक करने से क्या होगा, कहीं ना कहीं जाके प्रॉब्लम्स आ सकता है। इसलिए देखो कि हर बार ही मिस्टेक्स कम होते रहे। ओके, जो हमारे यहाँ पे ANTS के एग्जाम्स होते हैं, बहुत सारे कॉमन क्वेश्चंस आपको मिलता है, उस पर आपको भरोसा रखना है और आपको रिवीजन वही चीज को बार बार करना है। हमारे मॉड्यूल्स में भी जो क्वेश्चंस है पूरे अप टू डेट है, पूरे नीट के बेसिस पे है, उसको भी आपको बार बार करना है। सपोज एक बार ना हो, एक चैप्टर का आप ऑलमोस्ट 2 to 3 टाइम्स अगर देख लो, देखने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है, तब भी देखना बहुत देर तक आपको याद रह जाएगा, बहुत दिनों तक याद रह जाएगा। इसलिए आपके एग्जाम से 1 महीने या 1.5 महीने पहले ये क्वेश्चन, ये सवाल दिमाग में नहीं घुसेगा कि मैम या सर हम नोट्स पढ़े ना NCERT पढ़े, जो हमेशा हमें पूछा जाता है। ओके, अच्छा, अगर आपको किसी चैप्टर में कम नोट्स लिखा है किसी ने ज्यादा नोट्स लिखा है, किसी भी क्लास का हो, आप उसे कंपेयर नहीं करोगे। जिस भी क्लास का जो भी टीचर है वो अपने हिसाब से वो लिखाते हैं और उसी को फॉलो करना है। तब अगर आप उस चीज को क्रिटिसाइज नहीं किए, उस पर फेथ रखे आप, तो ऑटोमेटिकली क्या होता है, सभी टीचर अच्छा पढ़ाते हैं तो आपका रिजल्ट अच्छा होगा ही। और एक बात है कि बहुत सारे बच्चे हैं जो छोटे छोटे चीजों के लिए एब्सेंट करते हैं। हो सकता है, मैं भी समझती हूँ एज ए मदर और एज ए टीचर कि बच्चे बीमार पड़ ही सकते हैं, हम भी बीमार पड़ते हैं, लेकिन बात यह है कि आप जितना हद तक हो सके आओ। अगर आप देख रहे हो कि आप नहीं कर पा रहे हो, पहले आ जाओ, नहीं कर पा रहे हो आप हमें बोलो, हम आपको श्योर जाने देंगे और आपको सपोर्ट भी करेंगे इस चीज के लिए। लेकिन आप अननेसेसरी एब्सेंट करने से लोड आप ही के ऊपर गिरेगा, ये आपको बिल्कुल नहीं करना है। तो हेल्थ इंपॉर्टेंट है, उसके लिए आपको कुछ ऐसा चीज खाना पड़ेगा, हेल्दी डाइट पे रहना पड़ेगा, पानी ज्यादा पीना पड़ेगा। मैं हमेशा ही बोलती हूँ वो चीज कि वाटर इंपॉर्टेंट है। हाइड्रेटेड रहने से सारा दिन का जो थकावट है वो इतना ज्यादा महसूस आप नहीं करोगे। हेडेक होता है, देखना रात को जाके शाम को जब पढ़ने बैठते हो तब थोड़ा सा अजीब सा लगता है। अगर हाइड्रेटेड रहोगे और टाइमली अगर फूड ले ले, ब्रेकफास्ट करके कुछ बच्चे नहीं आते, मैं क्लास में हमेशा ही पूछती हूँ, वो सब चीज स्किप नहीं करना है, जिससे कि पॉजिटिविटी के लिए, सिर्फ ऐसे नहीं कि पॉजिटिव माइंडसेट के लिए हमें बस पॉजिटिव ही सोचना है, मोटिवेशनल लेक्चर सुनना है, वो नहीं। खाना और पानी दोनों इंपॉर्टेंट है, वो हेल्दी डाइट, जिससे कि हम पॉजिटिव रहते हैं। बार बार बीमार पड़ोगे तो कहीं ना कहीं ऐसा अकेलापन मतलब लगता है हमें कि ऐसे क्यों हमारे साथ हो रहा है जब हम ज्यादा बीमार पड़ते हैं। ये हम इतने बड़े हो गए, हमें लगता है, आप लोग तो बच्चे हो, आपका प्रॉब्लम आएगा ही। इसलिए ओवर थिंकिंग से अवॉइड करना है। और एक चीज, प्रोक्रेस्टिनेशन, चीजों को टालना, ये तो बिल्कुल नहीं करना कि आज ये कर लिया, चलो कल कर लेते हैं, टाल देना दूसरे दिन में। तो कल टाल दिए तो ऐसे भी हो सकता है कि 2-3 दिन बाद कर लेते हैं। ऐसे करते करते जो क्लास में हमने तुम्हें बताया है, मान लो कि आज बताया, तो 2-3 दिन 4 दिन बाद ऐसे हो सकता है जो मेमोरी है क्लास का, टीचर के साथ कनेक्शन का, वो जो टैप रिकॉर्डर आपके दिमाग में बजेगा जब वो टॉपिक उसी दिन पढ़ोगे, वो दूसरे दिन थोड़ा सा कम बजेगा, तीसरे दिन और थोड़ा सा कम बजेगा, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, वो मेमोरी फेड हो जाएगा क्लास का, तुम चीजों से कनेक्ट नहीं कर पाओगे। अगर मैंने आज सपोज तुम्हें कुछ एक पढ़ाया, सपोज पढ़ा दिया रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन, तुम आज ही जाके जब पढ़ना बैठोगे, NCERT रीडिंग कर रहे हो या तो मेरा नोट्स पढ़ रहे हो, तो ऑटोमेटिकली मेरा कहा हुआ बात क्लास का तुम्हें याद आएगा, तो वो भी तुम्हारे ब्रेन में प्रोसेसिंग होके बहुत स्ट्रांग मेमोरी बनेगा। क्लास में हम हमेशा एक चीज करते हैं, रिपीटेशन करते हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो पढ़ने में काफ़ी अच्छे हैं, IQ अच्छा है, स्लो लर्नर्स नहीं है, बहुत जल्दी चीज़ों को समझ जाते हैं। उनके लिए वो लगता होगा कि भाई व्हाट्स द थिंग ऑफ रिपीटिंग द थिंग्स अगेन एंड अगेन, ये टाइम वेस्ट है। ये बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं है। कभी कभी हम एक चैप्टर को अगर 3 बार सुन ले तो हमारा जो ऑब्जर्वेशन स्किल है उस पर्टिकुलर चैप्टर के लिए बहुत अच्छे से बढ़ जाता है और हम चीज़ों को और अच्छे से नाप तोल कर सकते हैं और स्पेसिफिक आंसर मार्क कर सकते हैं फ्रॉम 4 ऑप्शंस। तो इसीलिए सुनना जरूरी है और टीचर को रिपीट करना ही पड़ेगा हल्का फुल्का, क्योंकि वहां पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिफरेंट कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स बैठे हैं। आज कोई कम मार्क्स ला रहा है, मे बी बिकॉज ऑफ रिपीटेशन उसका मार्क्स इंक्रीज हो सकता है। तो मैं बस यही बोलना चाहूंगी, क्लास में मैं हमेशा यही बोलती हूँ कि एब्सेंट नहीं होना है, ओवर थिंकिंग अवॉइड करो, पॉजिटिव एटीट्यूड रखो, हमारे ऊपर फेथ रखो और खासकर अपने ऊपर फेथ रखो, क्योंकि आप एडमिशन जब लेते हो फर्स्ट डे आप बहुत अच्छे से रहते हो, धीरे धीरे 10 to 15 डेज बाद आप क्लास में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं सो भी जाते हैं। हो सकता है बिकॉज ऑफ कुछ रीजंस के कारण, मान लो कि तुम अच्छे से नींद नहीं हुआ, किसी का बुखार है, किसी का कुछ और प्रॉब्लम, नींद आ जाता है। हम उसमें कभी कभी डांट भी देते हैं, लेकिन बात यह है कि हम भी समझते हैं कि ये बॉडी है, कभी हमारा साथ नहीं देता। फिर कोशिश करना कि नींद भगा पाओ। नींद आना और नींद भगाना दोनों ही आर्ट है। ओके, नींद नहीं आएगा तो मेमोरी नहीं बनेगा, और गलत जगह पे नींद आ गया तो किस चीज का मेमोरी बनाओगे तुम सो के। तो इसीलिए
दोनों ही इंपॉर्टेंट है। और मैं खासकर बोलना चाहूँगी कि देखो, लड़कियाँ मल्टीटास्किंग काफ़ी कर सकती है, लड़कों में, मैं क्लास में भी बोलती हूँ, लड़कों में एक पॉजिटिव पॉइंट है कि वो ओवर थिंकिंग नहीं करते। इन दोनों चीज़ों का अगर हम वो कर ले, गर्ल्स ओवर थिंकिंग रोक के मल्टीटास्किंग तो है ही, ओवर थिंकिंग रोक के मल्टीटास्किंग ऑलरेडी है, तो उससे बहुत फायदा होगा उनका। और लड़कों का एक कैटेगरी जो ओवर थिंकिंग वो ज़्यादा नहीं करते मेरे हिसाब से, मैं जितना स्टडी की हूँ अपने स्टूडेंट को, लेकिन उनका मल्टीटास्किंग थोड़ा सा कम हो सकता है, किसी किसी का हो सकता है, बट इन जनरल कम रहता है। इन दोनों को मिला के अगर हम देखें तो हम आगे बढ़ सकते हैं। ओके, हम हमेशा आपके साथ है, आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कुछ भी है, हमसे पूछो, पूरा टीम आपके साथ लगा हुआ है, जिससे कि आप हमेशा मोटिवेटेड रहो हर एक फील्ड में, मतलब हर एक टाइम पीरियड में, जिससे आप मोटिवेटेड रहे। और खासकर आप एग्जाम्स को बहुत सीरियसली लेना। जब एग्जाम्स को सीरियसली लेना शुरू कर दोगे, जो मेन एग्जाम आएगा उसमें देखना आपको बहुत ईजी लगेगा सब कुछ चीज, क्योंकि आप ऑलरेडी ब्रेन का साइमुलेशन, एडेप्टेशन हो गया है उसके तरफ। ओके, बस मैं आपको यही बोलना चाहूंगी, अपना ख्याल रखना और पढ़ते रहना, हम सब आपके साथ हैं और आपको जरूर जरूर इस साल रिजल्ट अच्छा होगा। थैंक यू वेरी मच। आज का ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो कि नीट या जेईई की तैयारी कर रहे हैं, या फिर जिन्होंने डॉक्टर या इंजीनियर बनने का सपना देखा है, या फिर जिनके माँ बाप ने देखा है, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए, उन सभी पेरेंट्स के लिए ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं नीट या जेईई की। देखो, एग्जाम बहुत ही प्यारा एग्जाम है, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल एग्जाम है, नीट भी और जेईई भी, और इसके लिए कंपटीशन बहुत ज्यादा है। कंपटीशन लेवल इतना ज्यादा है कि पूछो मत। नीट की बात करें तो हर साल 15 से 20 लाख लोग अपीयर हो रहे हैं। जेईई की बात करें तो मिनिमम 10 से 15 लाख लोग, चलो ठीक है, थोड़ा बहुत नंबर कम हो गया जेईई में, लेकिन ये आगे जाके फिर से बढ़ने वाला है। तो इतने हाई कंपटीशन में एक इंसान को सिलेक्ट होना है, तो उसकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, कैसे पढ़ाई करे वो साल भर। चलो, आप एक ड्रॉपर के स्टूडेंट हो, लेट अस एज्यूम कि आप एक साल के लिए आप तैयारी कर रहे हो नीट या जेईई का, तो आप किस तरह से तैयारी करो, अब कौन कौन सी वो बातें हैं जिसको आप फॉलो करो ताकि आपको डॉक्टर या इंजीनियर बनने से, एक बढ़िया डॉक्टर, एक बढ़िया इंजीनियर बनने से आपको फ्यूचर में कोई रोक ना पाए। तो चलिए बातें करते हैं। देखो, पहला बेसिक कंडीशन होता है, कोई भी टीचर हो, कोई भी टीचर के क्लास में चले जाओ, जो पहला बेसिक कंडीशन होता है वो टीचर ये बोलता है कि आपको क्लासेस मिस नहीं करनी है। आप अगर क्लास मिस कर रहे हो, देखो क्यों मिस नहीं करनी है, उसके पीछे का रीजन बताता हूं। कम से कम 15 से 20 लाख लोग तैयारी कर रहे हैं, और उसमें से 15 लाख लोग, 12 लाख लोग ऐसे हैं जो कि क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, 10 से 15 लाख लोग ऐसे हैं जो कि रेगुलर क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, रोज क्लास जा रहे हैं, रोज टीचर का क्लास अटेंड कर रहे हैं, पर सिलेक्शन उनका भी नहीं हो रहा है। लेकिन अगर आप क्लासेस मिस कर रहे हो तो आप 10 से 15 लाख लोग से ऐसे ही पीछे हो गए, तो आप तो कंपटीशन से बाहर हो। तो पहला बेसिक कंडीशन क्या होता है कि आपको क्लासेस मिस नहीं करनी है। लेकिन फिर आप बोलोगे सर क्लासेस अगर हमने रोज किया फिर भी तो सिलेक्शन नहीं हुआ, सिलेक्शन फिर भी नहीं हो रहा है। अब गलती कहां पे हो रही है, ध्यान से सुनना मेरी बात। अब जितने भी पॉइंट्स बताने वाला हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, गलती कहां करता है एक स्टूडेंट। ये 8 महीने या फिर 9 महीने का जो प्रिपरेशन का जो ड्यूरेशन होता है, इस 9 महीने में आपको जिंदगी कैसे जीनी है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लास करना ही जो के आप सुबह उठे, क्लास गए, आपने 4 से 5 घंटे कोचिंग में बिताया। मैं आपके 24 आवर्स का एक बार शेड्यूल तय करता हूं। आपके पास 24 घंटे मिले हैं, सबके पास 24 घंटे मिले हैं, ये दुनिया की सबसे अच्छी बात है। 24 घंटे में आप सुबह उठे, कोचिंग गए, फिर स्कूल गए, जहां भी गए आप, रेस्पेक्टेड इंस्टीट्यूट में गए, आपने 5 से 6 घंटे बिताया वहां पे, आपने क्लासेस की, वो सभी कर रहे हैं। करने के बाद आप वापस आए, क्लास में आपको सब कुछ समझ में आ गया, बहुत बढ़िया, आप खुश होकर घर आए। घर जाने के बाद आप क्या करते हो ये डिसाइड करता है कि आपका रिजल्ट होगा या नहीं होगा, क्योंकि क्लासेस बहुत सारे लोग, मैंने अभी बताया 10 से 15 लाख लोग क्लासेस कर रहे हैं, रिजल्ट सबका नहीं हो रहा है। तो क्लास के बाद आपकी जिंदगी आप कैसे बिताते हो वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेट अस अज्यूम कि एक टीचर, एक आम टीचर जो होता है वो बोलता है कि देखो नीट या जेईई का प्रिपरेशन करना है तो दिन में कम से कम 6 से 7 घंटे की सेल्फ स्टडी होनी चाहिए। मैं भी वही बोलता हूं, 6 घंटे अगर एक बच्चा डेली पढ़ाई करता है तो उसका सिलेक्शन होना तय है, कोचिंग के बाद या फिर स्कूल के बाद। तो चलो एक बार टाइम ड्यूरेशन चेक करते हैं कि आप 5 से 6 घंटे कोचिंग में बिताते हो, ठीक है। आप घर आए, 6 घंटे आपके सेल्फ स्टडी का हो गया, 6 और कितने हो गए, 12 घंटे। 12 घंटे आपके निकल गए पढ़ने में। 12 घंटे के अलावा डॉक्टर के हिसाब से 6, 7, 8 घंटे का नींद एक इंसान के लिए बहुत जरूरी है दिमाग का सही काम करने के लिए। तो चलो एवरेज पकड़ लेते हैं 7 घंटे, तो 12 + 7 कितने हो गए, 19 आवर्स आपके निकल गए। आपके पास बचे कितने, 5 घंटे और बचे हैं। अब इस 5 घंटे में आपके जीवन में और भी छोटे मोटे काम है, और भी छोटी मोटी चीजें हैं, तो उसमें 3-4 घंटे और पकड़ लो। तो 24 घंटे को अगर ड्यूरेशन को अगर मैं डिवाइड करूं तो आपके पास टाइम बचा कहां, किसी और चीज के लिए आपके पास टाइम बचा, बिल्कुल नहीं बचा। आपका ये 24 घंटे इस तरह से बीतना चाहिए, बीतना नहीं चाहिए, ये मजबूरी है आपको ऐसे स्पेंड करना होगा कि आपके पास किसी और चीज के लिए टाइम बचता ही नहीं है। अगर एक स्टूडेंट को डॉक्टर या इंजीनियर बनना है, बढ़िया डॉक्टर बढ़िया इंजीनियर, मैं बार बार ये वर्ड यूज करता हूं, अगर बच्चा डॉक्टर अच्छा इंजीनियर बनना है तो आपके पास 9 महीने में किसी और एक्टिविटी के लिए आपके पास टाइम नहीं होना चाहिए। अगर कोई इंसान
क्लास करने के बाद घर जा रहा है, घर जाने के बाद वो एक मूवी भी देख ले रहा है, दोस्तों के साथ चाय पीने भी चला जा रहा है, किसी दोस्त के घर पे जाके डिनर करके आ जा रहा है, अगर इन सारी चीजों के लिए उसके पास टाइम निकल रहा है तो वो इंसान तैयारी नहीं कर रहा है, वो सिर्फ क्लास कर रहा है। और ऐसे लोगों का सिलेक्शन नहीं होता है, क्योंकि टाइम मैंने आपको कैलकुलेट करके दिखा दिया, 24 आवर्स में से आपके पास टाइम नहीं बचेगा अगर आप सच में तैयारी कर रहे हो तो। मतलब ये कि इस 8 या 9 महीने के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं, 8 या 9 महीने के लिए आपको हर वो चीज जिससे आपको खुशी मिलती है, जिससे आपको सुकून मिलता है, जिससे आपके दिमाग को मजा आता है, आंखों को अच्छा लगता है, पेट को अच्छा लगता है, वो सारी चीजों का आपको त्याग करना होगा 8 से 9 महीने के लिए। बोलोगे सर ये कैसी बातें कर दी, 9 महीने के लिए हम सब सारी खुशी छोड़ दें? छोड़ दो यार, कंपटीशन बहुत ज्यादा है, तुम नहीं छोड़ोगे, तुम्हारे बदले कोई और छोड़ने के लिए तैयार है, और सीटें कम हैं, तुम मेहनत नहीं करोगे, तुम्हारे बदले कहीं ना कहीं कोई ना कोई किसी घर में किसी क्लासरूम में बैठ के स्टूडेंट मेहनत कर रहा है, वो तुमको लात मारेगा, तुम्हारा सीट खा जाएगा। बोलोगे सर ये तो गलत बात हो गई, जिंदगी एक ही है, जीने के लिए आए हैं। अच्छी बात है, जिंदगी जी लेना 8 महीने के बाद। एक बढ़िया कॉलेज में पहुंच तो जाओ, एक अच्छे कॉलेज में चले जाओ यार, उसके बाद जाके कर लेना। जिंदगी में जितने एक्सप्लोर करने हैं, जितने सीरीज, जितने मूवीज बचे हैं, जितनी गर्लफ्रेंड के साथ घूमना है, सब कर लेना। बट फिलहाल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो गेट को क्रॉस करना। वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज, जोरहट मेडिकल कॉलेज, उस गेट को क्रॉस करके पहले इंटर तो करो। एक बार इंटर कर जाओ, उसके बाद तुमको खुद समझ में आ जाएगा कि जिंदगी में क्या गलत है, क्या सही है, क्या करना है और क्या नहीं करना है। हर वो चीज, मैं फिर से बोल रहा हूं, अगर सच में डॉक्टर या इंजीनियर बनना चाहते हो तो अगले 8 महीने के लिए आपको हर वो चीज छोड़ना होगा जिससे आपको सुकून मिलता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपको मूवी देखने में बहुत अच्छा लगता है, छोड़ दो, बहुत टाइम वेस्ट होगा। एक मूवी 3 घंटे खाएगा, सीरीज देखने बैठ गए तो 4 से 5 घंटे खाएगा, बंद कर दो मूवी देखना। आपको घूमना बहुत पसंद है, आप वीकेंड में निकल जाते हो घूमने के लिए, कभी शिलोंग चले जाते हो, कभी दिगली पुखरी पार्क में जाके बैठ जाते हो, कभी म्यूजियम चले जाते हो, कभी जू चले जाते हो। घूमना बहुत पसंद है, बंद कर दो घूमना, मत घूमो। आपको शाम को दोस्तों के साथ बैठ के बातें करना बहुत पसंद है, दुनियादारी की, पॉलिटिक्स की, किसी और के मामले में कुछ और बातें करना है, सब बंद कर दो। ये सब टाइम वेस्टेज वाली चीजें हैं, इससे तुम अपना टाइम बर्बाद कर रहे हो और कहीं ना कहीं कोई बच्चा बैठ के पढ़ाई कर रहा है और वो तुम्हारी सीट खा जाने वाला है। फिर और भी चीजें हैं, जैसे देखो, अपने आप को आइए 8-9 महीने में अपने आप को हेल्दी रखना भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। क्योंकि अगर तुम बीमार पड़ गए, सपोज 1 सप्ताह के लिए बीमार पड़ गए, तो 1 सप्ताह क्लासेस मिस होंगी, 1 सप्ताह का पढ़ाई डिस्टर्ब होगा, और 1 सप्ताह को फिर मैनेज करने के लिए तुमको अगले 1 महीने तक बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। तो उसके लिए जरूरी है अपने आप को हेल्दी रखना। हेल्दी रखने के लिए सबसे बढ़िया चीज क्या है? बढ़िया खाना खाना है आपको, एकदम कम मसाला, कम तेल वाला आपको खाना खाना है। जो खाना खाना है खाओ, लेकिन हेल्दी खाना खाओ, बाहर का फास्ट फूड आपको अवॉइड करना है। तो कुछ लोग होते हैं जिनको बाहर का खाना बहुत ज्यादा पसंद है, उससे उनको बहुत ज्यादा मजा आ रहा है, मत खाओ भाई। 8-9 महीने के लिए बाहर का खाना बंद कर दो, घर का बना खाना खाओ। हॉस्टल में बैठे हो, हॉस्टल का खाना खराब है, फिर भी वही खाना खाओ, एटलीस्ट भात दाल तो मिल रहा है। दाल में देखने के लिए दाल नहीं है, ढूंढना पड़ रहा है, बट स्टिल वो तुम्हारे हेल्थ के लिए अच्छा है, वही खाना खाओ 8-9 महीने के लिए। 8-9 महीने के लिए अपने सुख चैन को त्याग दो। और अगर तुमने 8 से 9 महीने तक अपने सारे सुख चैन को त्याग दिया, सिर्फ और सिर्फ तुमने क्या किया? तुम कोचिंग गए, तुमने क्लासेस की, तुम घर आए, घर आके पढ़ाई किया, तुमने अच्छी नींद ली, बढ़िया खाना खाया, वापस क्लास गए, वापस तुमने अपनी कोचिंग की, वापस घर आए और तुम सेम शेड्यूल फॉलो कर रहे हो। ये करना पड़ेगा 7 से 8 महीने तक। अगर नहीं करोगे तो याद रखो, तुम्हारे बदले कोई और कर रहा है और वो तुम्हारी सीट लेके जाएगा। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज होता है दोस्त। लोग बोलते हैं सर दोस्ती बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, अभी की दोस्ती बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती है, ये प्रिपरेशन टाइम की दोस्ती ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। दोस्ती तुमको मिलेगी, तुम्हारे स्कूल के फ्रेंड के, स्कूल टाइम के जो फ्रेंड होंगे उनको रख लो, या फिर तुम कॉलेज जाओगे वहां दोस्ती बनेगी। ये 8-9 महीने की दोस्ती मैटर नहीं करती है। अगर कोई दोस्त तुमको डेविएट करने की कोशिश कर रहा है, दोस्त वो जो तुम्हारे टारगेट के लिए तुमको मोटिवेट करने की कोशिश करे, वो दोस्त नहीं है जो तुमको डिमोटिवेट कर रहा है, तुमको डेविएट कर रहा है अपने टारगेट से। एक दोस्त वो होता है जो बोलता है भाई आज शाम को 5 बजे पढ़ने बैठेंगे, रात को 12 बजे तक पढ़ाई करेंगे बिना डेविएट हुए। और एक दोस्त वो होता है, बोलता है भाई आज शाम को 5 बजे हम लोग घूमने चलेंगे, उसके बाद मूवी देखने जाएंगे, उसके बाद चाय पी के खाना खा के हम लोग वापस हॉस्टल आएंगे। तो डिसाइड आपको करना है कि आप कौन सी दोस्ती चूज कर रहे हो इस ड्यूरेशन के लिए। दोस्ती बहुत इंपॉर्टेंट है जिंदगी के लिए, मैं फिर से बोल रहा हूं, लेकिन अभी के लिए आपके लिए जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है ये तैयारी, ये प्रिपरेशन। क्योंकि आपको एक बार उस मेडिकल कॉलेज या उस इंजीनियरिंग कॉलेज के गेट को क्रॉस करना है, उसके अंदर जाना है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज, कुछ लोग बोलते हैं, बार बार आते हैं कि सर, कुछ लोग महान लोग, कुछ मोटिवेटर लोग आके बोलते हैं कि दिल की सुनो, दिमाग की सुनो, दिल जो बोले वो करो, दिमाग जो बोले वो करो। बहुत ही गलत लाइन है ये, एकदम गलत सेंटेंस है, कभी मत सुनो।
दिल और दिमाग की तो सुनो ही मत, दिल और दिमाग दोनों तुमको सिर्फ और सिर्फ बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। सुनना, एक टाइम आएगा, अभी वो टाइम नहीं आया है। दिल क्या चाहता है, दिमाग क्या चाहता है? दिल क्या चाहता है? किसी के ख्यालों में खोए रहें, किसी से प्यार करें। दिमाग चाहता है कि दिन भर बैठ के मूवी देखें, कहीं घूमने चले जाएं, शांति मिले। अगर दिल और दिमाग की सुनने लग गए तो बर्बाद हो जाओगे भाई। दिल और दिमाग को अपोज करने की कोशिश करो, दिमाग पे प्रेशर डालो। ये इंसान का ब्रेन जो है ना, इंसान का ब्रेन, इसको जैसा बनाना चाहोगे वैसा बन जाएगा। इसको कंट्रोल करना सीखो। इसको अपने आप को मत कंट्रोल करने दो, इसको तुम्हें कंट्रोल करने मत दो। दिमाग बोल रहा है कि सो जाओ, तुम सो गए। दिमाग बोल रहा है कि घूमने चलो, तुम घूमने चले गए। दिमाग बोला कि मूवी देखो, मूवी देखने चले गए। मत करो ऐसा। तुम अपने दिमाग को कंट्रोल में रखो, दिमाग से मेहनत करवाओ। दिमाग एक ऐसा चीज है जिसको जितना ज्यादा यूज करोगे उतना ज्यादा शार्प होगा, उतना ज्यादा बढ़िया काम करेगा। ये दिमाग को अपोज करो। दिमाग बोल रहा है कि घूमने जाना है, तुम बोलो नहीं, तुम घूमने नहीं जा सकता है, तुम्हें बैठ के पढ़ना है, फिजिक्स का न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स के पीछे तुमको सोचना है और एक एक न्यूमेरिकल सॉल्व करके दिखाना है। केमिस्ट्री पढ़ते हैं, फिजिक्स पढ़ते हैं, मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, जो भी अपना सब्जेक्ट है एक बार उसके बारे में सोचते हैं और उसमें मेरी मदद करो। अपने दिमाग और अपने दिल दोनों को अपने कंट्रोल में रखो। अगली बात, सबसे ज्यादा डेविएट कौन हो रहा है? देखो, लोग बोलते हैं कि नीट और जेई बहुत टफ है, नो डाउट बहुत टफ है, ठीक है। एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस दूसरा फ्रेम से देखो। ये तो एक आम फ्रेम हो गया जिससे लोग देख के बोल रहे हैं कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा हैं, सीटें बहुत कम है, कंपटीशन बहुत टफ है। एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस बदल के देखो। आजकल का जनरेशन जो है वो सबसे ज्यादा डेविएट किस चीज से? सबसे ज्यादा डेविएशन किस चीज ने पैदा किया है आजकल के यूथ में, आजकल के जनरेशन में? ये चीज, ये जो मेरे हाथ में दिख रहा है, स्मार्टफोन, इसको बोलते हैं स्मार्टफोन। लेकिन ये लोगों को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रही है। ये स्मार्ट नहीं बना रहा है, लोगों को बेवकूफ बना रहा है। अगर इसको सही से यूज किया, नो डाउट दिस इज वेरी यूजफुल, लेकिन अगर तुमने इसको गलत यूज किया तो ये बहुत ज्यादा डेविएट कर रहा है, तुमको अपने टारगेट से दूर ले जाने की कोशिश कर रहा है। इस मोबाइल में क्या नहीं है? यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, स्नैपचैट, व्हाट्सएप, नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम, हॉटस्टार और पता नहीं क्या क्या। अगर तुम इसके अंदर घुस गए, अगर तुमने दिमाग की बात, दिल की बात सुन ली, तो तुम इससे बाहर नहीं निकल पाओगे। तो मैंने क्या बोला, एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस बदल के देखो। अगर एक दूसरे फ्रेम से अगर तुम देखते हो तो तुम्हें लगेगा कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं उसमें से 90% स्टूडेंट्स जो है वो मोबाइल के पीछे बिजी हैं। हकीकत क्या है? अगर दूसरे फ्रेम से देखा जाए तो 90% लोग इस मोबाइल में अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं क्लास करने के बाद, और इसलिए उनका सिलेक्शन नहीं हो रहा है। अगर आप उन 10% लोगों में से आ जाते हो जो कि इस मोबाइल को सिर्फ इसलिए यूज कर रहा है क्योंकि उससे उसको उसके पढ़ाई में हेल्प मिल रही है, तो आप ऑलरेडी कंपटीशन में बहुत आगे हो यार। फिर तो कंपटीशन बहुत ही ज्यादा इजी है। आप सोच के देखो, 90% लोग टाइम वेस्ट कर रहे हैं मोबाइल पे, आप 10% लोगों में से हो जो कुछ नहीं कर रहे हो। आपके पास 8 महीने 9 महीने के लिए आपके सारे अकाउंट्स बंद हो चुके हैं, आपका सिर्फ व्हाट्सएप चल रहा है, फोन चल रहा है, आप व्हाट्सएप पे प्रॉब्लम्स डिस्कस कर रहे हो, गूगल से आप क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर रहे हो, टेस्ट सीरीज डाउनलोड कर रहे हो, उनको बैठ के सॉल्व कर रहे हो, दोस्तों से क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हो, नोट सेंड कर रहे हो, नोट्स ले रहे हो, आप मोबाइल का ये यूज कर रहे हो। तो आप उन 10% लोगों में से हो जो मोबाइल का सबसे बेहतरीन यूज कर रहा है इस 8 से 9 महीने के लिए। तो इंपॉर्टेंट है 10% में आना या 90% में जाना, वो आप खुद डिसाइड करो। और फिर सोचो, नीट का एग्जाम टफ है या इजी है, जेई का एग्जाम टफ है या इजी है? मैं बोलूंगा बहुत ही ज्यादा आसान है, बहुत ही ज्यादा इजी। पहले इस 10% में आके तो दिखाओ। हिम्मत है तो अपने इंस्टाग्राम, फेसबुक, स्नैपचैट, OTT सबको बंद करके दिखाओ 8-9 महीने के लिए। 9 महीने के लिए बंद कर दो, भूल जाओ कि तुम्हारे पास ऐसा कुछ है। तुम्हारे पास एक मोबाइल है जिसमें गूगल है, व्हाट्सएप है, खत्म कहानी। तुमको इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। मेरी बातों को बहुत सीरियसली फॉलो करो। 8 से 9 महीने तक हर वो चीज जिससे तुमको खुशी मिलती है उसको त्याग दो। तुमको डॉक्टर या इंजीनियर बनने से कोई रोक नहीं सकता है, ये वादा है मेरा। और अगर तुमने नहीं त्यागा तो तुमको डॉक्टर या इंजीनियर, अच्छा डॉक्टर, अच्छा इंजीनियर नहीं बनने से भी कोई नहीं रोक सकता है। याद रखना मेरी बात। तो जो बातें बोली उसको ध्यान रखो। ये 9 महीने अगर आप नीट या जेई के लिए तैयारी के लिए आए हो, चाहे पोटेंशियल एंड कॉन्सेप्ट एजुकेशन में आए हो, चाहे आप किसी और कोचिंग इंस्टीट्यूट में गए हो, ये 9 महीने आपको क्या करना है? सुबह उठना है, फ्रेश होना है, नहाना है, भगवान का नाम लो, जिस भगवान को मानते हो उसका नाम लो, कोचिंग इंस्टीट्यूट या स्कूल जहां भी जा रहे हो वहां जाओ, ईमानदारी के साथ जितने भी क्लासेस होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, जो भी क्लासेस हैं उनको पढ़ो, समझो। जो डाउट होता है वो टीचर से इमीडिएट कंसल्ट करो कि मुझे ये चीज समझ में नहीं आया, मुझे वापस से समझा के दो। कोचिंग का कहानी कोचिंग में खत्म करके वापस आओ, फ्रेश हो, खाना वाना जो खाना है खाओ, वापस बैठो पढ़ने के लिए। स्टार्ट करो पढ़ना। सबसे पहले जो जो पढ़ाया गया उसको रिवाइज करो। वो तुम्हारा अपना स्टाइल हो सकता है, उस पर मैं बहुत ज्यादा कमेंट नहीं करूंगा। इंपॉर्टेंट है सब कुछ एक बार रिवाइज करना। टीचर ने जो जो होमवर्क दिया है उसको कंप्लीट करना। जो जो प्रॉब्लम्स आपसे सॉल्व नहीं हुए उनको मार्क करना। वापस अगले दिन जाओ,
रेस्पेक्टिव टीचर से कंसल्ट करो, तुम टीचर को परेशान करो, टीचर तुमको परेशान ना करे, तुम टीचर को परेशान करो कि सर ये मुझसे सॉल्व नहीं हुआ, मुझे सॉल्व करके मुझे समझा के दो। उस टीचर का ड्यूटी है, वो तुमको समझा के देगा, वो सॉल्व करके देगा, चाहे मैं हूं चाहे कोई और टीचर हो। अगले दिन जाके अपने सारे डाउट्स जो भी हैं उनको क्लियर करो, वापस क्लास करो, वापस घर आओ, बढ़िया खाना खाओ, रात को बहुत बढ़िया 6 से 7 घंटे का मिनिमम नींद लो ताकि तुम्हारा ब्रेन अगले दिन काम करने के लिए एक्टिव रहे। और ये शेड्यूल अगले 8 महीने तक, 9 महीने तक फॉलो करो, या फिर जितने दिन का तुम्हारा कोर्स ड्यूरेशन है उतने दिन तक तुम फॉलो करो। और फिर तुम मेरे पास आना और आके बोलना कि सर मैंने आपकी सारी बातें फॉलो की और आज देखिए कि मेरा सिलेक्शन हो चुका है, मैं डॉक्टर या मैं इंजीनियर बन चुका हूं। तब वो जो खुशी मुझे, तुम्हारे टीचर को, तुम्हारे माँ बाप को जो मिलेगी, वो खुशी दुनिया में उससे बड़ी खुशी और कुछ हो नहीं सकती। याद रखना बच्चों, आम आदमी अगर हो, अगर अपने आप को एक आम आदमी मानते हो, आम आदमी को बिना मेहनत के कुछ मिलता नहीं है। चाहे मैं हूं, चाहे तुम हो, चाहे कोई भी हो, चाहे तुम्हारे माँ बाप हो, सब ने अपनी जिंदगी में मेहनत किया है। ये तुम्हारा टाइम है, तुमको मेहनत करना पड़ेगा। हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, खुशी से चैलेंज एक्सेप्ट करो और पढ़ाई करो। डिप्रेशन में मत जाओ, टेंशन में आके पढ़ाई मत करो, खुशी से पढ़ाई करो कि मुझे पढ़ना है, मुझे करके दिखाना है कुछ। बिना मेहनत किए तुम चाहते हो कि कुछ हो जाए तो वो नहीं होता। 2 लाइनें हैं किसी महान आदमी ने कही है कि बिना मेहनत के, बिना हार्डवर्क के कोई महान नहीं बनता, बिना हार्डवर्क के कोई महान नहीं बनता। अरे जब तक पत्थर पे चोट ना पड़े तब तक पत्थर भी भगवान नहीं बनता। तो अगर भगवान बनने के लिए भी मेहनत करना पड़ेगा तो तुम तो फिर भी इंसान हो, हम तो फिर भी इंसान हैं। तो ये मेरी बातें याद रखो। 8-9 महीने के लिए बहुत डेडिकेटेड लाइफ बिताओ, बहुत डेडिकेटेड लाइफ। 8 महीने कुर्बान कर दो, 8 महीने 9 महीने अपने नीट और जेई के लिए, अपने डॉक्टर और इंजीनियर बनने के लिए, अपने फ्यूचर के लिए, अपने माँ बाप के लिए, अपने फैमिली के लिए। लगन के साथ मेहनत करो, जितना दिन तैयारी कर रहे हो उतना दिन सब कुछ जी जान लगा के मेहनत करो। सो इन्हीं बातों के साथ मैं आज की बात खत्म करता हूं। आई होप कि मेरी सारी बातों को आप ध्यान रखोगे और खासकर अपने जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो मेरी इन सारी बातों का ध्यान रखेंगे और बहुत डेडिकेशन के साथ पढ़ाई करेंगे। मैं वादा करता हूं, मेरी पूरी टीम पोटेंशियल एंड कॉन्सेप्ट एजुकेशन की पूरी ईमानदारी के साथ आपको पढ़ाएगी, आपके हर डाउट को क्लियर करेगी, टाइम पे सिलेबस खत्म करेगी, जितने चीजें हैं सब कुछ बहुत अच्छे से कवर करेगी। रहा काम आपका, आपको अपना काम करना पड़ेगा और जितनी बातें बताई आपको फॉलो करनी पड़ेंगी। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर जर्नी। एग्जाम के लिए मैं कुछ भी चीज बोलूं उससे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट प्री रिक्विसाइट है, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, वो है सेल्फ बिलीफ। हमें अपने ऊपर भरोसा होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप खुद पे भरोसा करेंगे तभी आप ऑब्वियसली लाइफ में कुछ भी कर सकते हैं। एंड दिस एंट्रेंस एग्जाम इज नथिंग बट अ पार्ट ऑफ योर लाइफ जर्नी। तो आपको खुद पे भरोसा रखना बहुत जरूरी है। और जहां तक बात है सब्जेक्ट की, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इट इज अ वेरी ब्यूटीफुल एंड अ वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। लेकिन इस सब्जेक्ट में कुछ चीजें बहुत ध्यान रखनी है। जैसे अगर बात करें फाउंडेशन टॉपिक्स की, जैसे हो गया नोमेनक्लेचर, आइसोमेरिज्म, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बहुत लोग इनको इग्नोर कर देते हैं, सोचते हैं कि इनको कौन पढ़ेगा, डायरेक्ट रिएक्शंस पढ़ते हैं। लेकिन बेटा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज लाइक अ स्टेयरकेस। अगर आप नीचे के स्टेप्स उठेंगे तभी तो ऊपर जा पाएंगे। सेम गोज विद दिस फाउंडेशन टॉपिक्स। ये फाउंडेशन टॉपिक्स में अगर आपने कमांड बना लिया तो फिर आगे की चीजें जो है आपके लिए बहुत ही आसान होने वाली है। तो इसलिए ध्यान रहे, इन टॉपिक्स पे ग्रिप बनाना बहुत जरूरी है। और उसके बाद आते हैं मेजर रिएक्शंस, जैसे हाइड्रोकार्बन्स हो गया, एल्डिहाइड कीटोन हो गया, एल्काइल हैलाइड्स हो गया। इनके लिए ऑब्वियसली जो भी मैं आपको मैकेनिज्म्स वगैरह बताऊंगा उनको तरीके से समझना है, और फिर जो मैं आपको टेक्निक्स बताऊंगा कि जल्दी कैसे करना है, वो फिर हमारे लिए बहुत ही जरूरी हो जाता है। तो इस पूरे सेशन में हम ये देखेंगे कि कैसे वो जो फॉर्मूला जो मैं बताते रहता हूं कि स्पीड प्लस प्रिसिशन, क्योंकि अगर ये फॉर्मूला को आपने समझ लिया तो मेरे हिसाब से ये एग्जाम क्रैक करने से आपको कोई नहीं रोक सकता है। तो इसलिए आपको स्पीड कैसे डेवलप करना है, प्रैक्टिस। एज वी ऑलरेडी नो, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, इजंट इट? तो आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए चीजें बेनिफिशियल होंगी। और प्रिसिशन मतलब सही करना, दैट मीन्स रिपीटेड प्रैक्टिस ऑफ द सेम पर्टिकुलर स्टफ। एक ही क्वेश्चन को अगर आप एक बार करेंगे तो थोड़ा सा टाइम लग सकता है, सेकेंड टाइम करेंगे टाइम कम लगेगा, थर्ड टाइम में वो आपको वर्बली समझ में आ जाएगा। तो इसके लिए इसलिए आपके लिए वो चीज बहुत ही इजी हो जाता है फिर। तो ये 2 चीजें आपको ध्यान रखनी है। बाकी
एक डिसिप्लिन मेंटेन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि कोई भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीवमेंट के लिए आदमी ऑर्डिनरी एफर्ट्स लगाएगा तो कैसे पॉसिबल होगा, इजंट इट? सो इफ यू वांट टू अचीव समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, यू हैव टू गिव एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट्स। और ये एग्जाम, वेदर इट बी नीट और जेई, इट इज ऑब्वियसली एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीवमेंट। इसलिए तो इतने लोग, इतने एस्पिरेंट्स टसल करते हैं, मेहनत करते हैं कि इस पर्टिकुलर ग्लोरी को अचीव कर पाए। और मुझे संपूर्ण भरोसा है, मुझे पूरा भरोसा है आप पे कि आप भी वो चीज बिल्कुल कर पाएंगे। बस जो जो मैं चीजें बताते रहूं होल थ्रू आउट सेशन, एवरी माइन्यूट पॉइंट, उस पे आप बिल्कुल गौर करना और बार बार वर्क करना। क्योंकि अगर आप रिपीटेड मेहनत करोगे, रेगुलर मेहनत करोगे, एक डिसिप्लिन्ड प्रिपरेशन रखोगे, तो मुझे नहीं लगता कि आपको अपने मंजिल पाने से कोई भी रोक सकेगा। और जिद्दी होना बहुत जरूरी है किसी भी चीज को पाने के लिए। जैसे वो कहते हैं ना कि अगर किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात तुम्हें उससे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। तो ऑब्वियसली मेरे हिसाब से पूरी कायनात आपको उस पर्टिकुलर ड्रीम को अचीव करने में लग जाएगी, अगर आप जिद्दी हैं तो, अगर आप में वो बात है तो मेरे हिसाब से आप इन चीजों को ध्यान रखेंगे। और बाकी होल थ्रू आउट सेशन में आपको बहुत चीजें बताते रहूंगा जो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होंगी। ठीक है, फिर थैंक यू। Students, I hope you are aware, around 18 to 19 lakh students appear for medical every year. पर सिलेक्शन किसकी होती? Only a handful of them. वो हैंडफुल ऑफ देम क्या है? जिसने आपको डिजायर को कहां पे कन्वर्ट कर लिया? डिजर्व में। तो यू आर सपोज टू कन्वर्ट योर डिजायर इनटू द डिजर्व कैटेगरी। तो डिजर्व बनने के लिए आपको क्या करना है? आपको हार्ड वर्क करना है, आपको फोकस रहना है, डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, एंड मेनली बी कोऑपरेटिव विद योर टीचर्स। तो हाउ डू यू वर्क हार्ड? सबसे पहले मेक अ प्रॉपर टाइम टेबल, सेट अचीवेबल गोल्स, मॉडेस्ट गोल्स, बिकॉज वो जो छोटे गोल्स होते हैं, मॉडेस्ट गोल्स होते हैं, वो डूएबल होते हैं। अदरवाइज बड़े गोल्स बना दीजिए, मैंने इतने चैप्टर्स आज पढ़ना है, विच इज नॉट पॉसिबल, आप उसको कर ही नहीं सकेंगे। ठीक है ना? तो क्या करना है? अचीवेबल गोल्स, दैट मीन्स मॉडेस्ट गोल्स डूएबल होते हैं। कलाम सर ने खूब कहा है, ये पढ़ाई जो आपको दर्द दे रही है, ये पढ़ाई जो आज आपको दर्द दे रही है, उस दर्द को सहते जाओ, कल यही दर्द आपकी ताकत बनेगी। सो ताकत बनेगी, आपको पेपर में आपको सीट दिलवाएगी, तो ऑब्वियसली आपकी लाइफ सेट होगी। अंडरस्टूड? नाउ कमिंग बैक टू द वर्ड कोऑपरेटिव विद योर टीचर्स, कैसे होना है? फॉर दैट यू आर सपोज टू बी फिजिकली एंड मेंटली बी प्रेजेंट इन द क्लास। जब आप फिजिकली एंड मेंटली इन द क्लास होते हैं, यू स्टार्ट थिंकिंग द वे योर टीचर थिंक्स। तो आप 2+2 कर सकते हैं। You can understand how to correlate this topic with the other topic out there. जब आपको वो आ जाता है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती है, isn't it? So please think about the two lines. One is I could have done it, and I have. One line is I could have done it. One क्या है? I have did it. तो students, अगर आप बाद में after the test बोलोगे ये कर सकता था, मैं अगर ऐसे पढ़ लेता, मैं ऐसे क्लास कर लेता, तो I could have done it. But after the test, अगर आप बोलोगे I have done it, so that gives you what? That gives you pleasure. तो लाइफ क्या होगी? बल्ले बल्ले। तो and after that, when you get selected, तो हम लोग सब करेंगे भांगड़ा, हम लोग सब करेंगे बिहू, and you are going to what? I'm going to see you with the best jewelry in the world, the stethoscopes around your neck. So all the best students. See you soon with your jewelry. ऑल द बेस्ट। और आज मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स बताने जा रहा हूं जो कि आपके पूरे इंटायर द सेशन के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे आप नीट का एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप जेई की एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। ठीक है, सबसे पहले जो है कंसिस्टेंसी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। कंसिस्टेंसी का मतलब ये होता है कि अगर आप यहाँ पर आकर के पढ़ाई कर रहे हैं तो बहुत सारे लोगों का मार्केट में बज़ क्रिएट होता है कि हमको 12 घंटा पढ़ने चाहिए, कि 15 घंटा पढ़ना चाहिए। आपको 12-15 घंटे एक दिन तो आप पढ़ लोगे, लेकिन आप नेक्स्ट डे अगर आप उसको कंटिन्यू नहीं कर पाते हो तो फिर आपका कोई मतलब नहीं है पढ़ाई का। तो इससे बेटर है कि आप 4 से 5 घंटा पूरे सेशन में पढ़ें। ठीक है, एक बहुत बड़ी लाइन है जिसको मैं आपको बोल रहा हूं, अपने दिमाग में बैठा लीजिए। इट्स नॉट द लोड, इट्स वे टू कैरी। आप अपने सिलेबस को मत देखिए कि आपका सिलेबस बहुत बड़ा है।
फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल समझा रहा हूं कि मतलब कि अगर मैं आपको एक सूटकेस दे देता हूं 5 किलोग्राम का और आपको बोलता हूं कि हाथ में इस तरीके से उठा करके चलो, तो आप थोड़े दूर तक जाओगे, आपका हाथ दर्द करने लगेगा, ठीक है। अगर मैं आपसे बोलता हूं कि उसी को आप क्या करो कि मैं उसको पे 25 किलोग्राम का वजन कर देता हूं और आपको बोलता हूं कि उसको आप लेकर के चलो, लेकिन आपको हाथ से ऐसे उठा के लेके नहीं चलना है, आपको व्हील के सहारे ले चलना है, तो आप क्या करोगे? आप बोलोगे सर हम जितना दूर पैदल चल सकते हैं उतना दूर उसको ले जा सकते हैं। तो इसका मतलब यह है इट्स नॉट द लोड, ये लोड में प्रॉब्लम नहीं है बेटा, आपका सिलेबस जो है बहुत वास्ट है, लेकिन ये जो कंसिस्टेंसी है, अगर आप एक दिन में अपने क्वेश्चंस को लगाते हैं, सपोज 20 क्वेश्चन आपने केमिस्ट्री के लगाए, 20 क्वेश्चन आपने फिजिक्स के लगाए और 40 क्वेश्चन आपने बायोलॉजी के लगाए, तो आपको पता नहीं चलेगा, आप एक महीने में 1200 क्वेश्चन लगा देंगे और आने वाले समय में आप बहुत सारे क्वेश्चंस, आपकी पूरी की पूरी बुक खत्म हो जाएगी। ये रेशियो सिर्फ 20 क्वेश्चंस का नहीं है, ये रेशियो आपका धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। कंसिस्टेंसी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए, ठीक है। दूसरी चीज है अपने मिस्टेक्स को एनालाइज करिए। सपोज आपका क्वेश्चन कोई गलत हो जाता है या आपके जो टेस्ट होते हैं, चाहे वो एनटीएस हो, चाहे कोई भी आप टेस्ट सीरीज दे रहे हो, उसमें आपका क्वेश्चन गलत हो जाता है, उस गलती को आप एनालाइज करिए, अपने टीचर से आकर के डिस्कस करिए कि सर ये वाला हमारा गलती हुआ है, इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर कैसी गलती हो गया मेरा, इस चाहे वो सिली मिस्टेक हो चाहे कुछ भी हो, आकर के आप वहां से डिस्कस करिए। तीसरी चीज ये है कि आपको पॉजिटिव रहना है। पॉजिटिव रहने का मतलब इंटायर द सेशन आपको पॉजिटिव रहता है। बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें करेंगे आपके बारे में, बहुत सारी कुछ बोलेंगे, लेकिन आपको सबसे ज्यादा जो है वो पॉजिटिव रहना है, ठीक है। इसमें मैं एक आपको सबसे बड़ी लाइन, मैं बड़ी शेर के फॉर्म में मैं आपको बता दे रहा हूं कि आपको बीच में बहुत सारा एंजाइटी आएगा, बहुत सारा टेंशन होगा, बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें बनाएंगे, बहुत कुछ होने लगेगा आपको, फिर भी आपको उसमें पॉजिटिव रहना है। तो लाइन ऐसी है कि उलझने बढ़ती गई, मैं झेलता रहा, वक्त ने मैदान में उतारा, मैं खेलता रहा, लोगों ने कहा कि तू पागल हो जाएगा, लेकिन मैं लोगों की बातों को अपने मन में दबाए अपने सपने बुनता रहा। मैं कैसे बताऊं इन लोगों को कि जब वक्त बदलेगा तब विश्वास बदलेगा, फिर ये पागल विश्वास नहीं या इन लोगों को नहीं, पूरा इतिहास बदलेगा। इसी लाइन के साथ मैं अपनी बातों को खत्म करता हूं, बाकी आप पॉजिटिव रहिए। थैंक यू। हेलो एवरीवन, मैं आपका सुधांशु सर एंड आई एम द फिजिक्स फैकल्टी इन पोटेंशियल एंड कॉन्सेप्ट एजुकेशन। मैं 2 लाइनें उन सारे ड्रॉपर्स बैच वाले स्टूडेंट के लिए बोलने आया हूं कि अगर आपने ड्रॉपर बैच में एडमिशन लिया है तो आपने ये सोचकर एडमिशन लिया होगा कि नेक्स्ट ईयर या तो आप डॉक्टर बनेंगे या फिर इंजीनियर बनेंगे। अगर आपको डॉक्टर या इंजीनियर बनना है तो मुझे लगता है कि एक चीज आपके लाइफ में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और वो चीज आपका हार्डवर्क है। मैं हमेशा फील करता हूं या मैं अक्सर स्टूडेंट्स को बोला करता हूं कि अगर आपको लाइफ में कुछ भी अचीव करना है तो यू डोंट हैव टू रन आफ्टर द इंटेलिजेंस, यू हैव टू रन आफ्टर द हार्डवर्क। क्योंकि हार्डवर्क एक ऐसा चीज है जो आपको कुछ भी दिला सकता है, कुछ भी मतलब कुछ भी। सो मैं कहूंगा कि आप हार्डवर्क करते चले जाइए, डोंट थिंक ऑफ द रिजल्ट्स। आप कंटिन्यूअसली मेहनत कीजिए, अपने क्लास में रेगुलर रहिए, जो आपको होमवर्क दिया जा रहा है रेगुलरली उसे कंप्लीट कीजिए। इफ यू हैव गॉट द डाउट्स सो रेगुलरली उस डाउट्स को क्लियर कीजिए। कभी भी डाउट्स को पाइल अप मत कीजिए। ऐसा ना कि आज का डाउट्स, फिर कल का डाउट्स, फिर आने वाला डाउट्स और बहुत सारे डाउट्स को पाइल अप करते करते आपने एक पहाड़ खड़ा कर दिया हो और एट द लास्ट मोमेंट आप चाहकर भी उस पहाड़ को नीचे गिरा नहीं सकते। सो मैं आप लोगों को एक चीज बोलूंगा कि पहला कि आप हार्ड वर्किंग बने, दूसरा कभी भी डाउट्स को इंटैक्ट रहने मत दीजिए, रेगुलरली उसे सॉर्ट आउट करते रहिए और कभी भी हार्ड वर्किंग से डरिए मत। अगर आपने हार्डवर्क अपने लाइफ में किया है तो एक लाइन किसी ने बहुत अच्छा कहा है कि हो सकता है कि आपके हार्डवर्किंग होने के बावजूद आपने अपने लाइफ में अच्छा ना रिजल्ट आपने अच्छा ना दिया हो। इसका ये मतलब नहीं कि आप अपने लाइफ में कुछ अच्छा नहीं कर पाएंगे। किसी ने बहुत अच्छा लाइन कहा है कि क्यों डरे कि कल को क्या होगा, कुछ ना हुआ तो तजुर्बा होगा। सो माई बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ यू एंड कीप वर्किंग हार्ड और डरिए मत किसी चीज से। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।